हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। हाँ, तो शायद अच्छा तरीके से सुनाई ना दे रहे। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। केमिस्ट्री का नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, पहले तो अपन लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आज कि इसका इंट्रो का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है ये देखते हैं। तो जैसे न्यू चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन। ये वैद्युत रसायन चैप्टर है। इसका मतलब क्या है? तो वैद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या आएगा कि यदि विभिन्न प्रकार की धातुओं को, जैसे ये क्या आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये देखते हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो ये एक इन्वर्टर है। ये क्या है? इन्वर्टर। इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर, इन माने अंदर और वर्टर मतलब कन्वर्टर। यानी इन्वर्टर का काम क्या होता है? तो इन्वर्टर में एक इन्वर्टर रहता है और इसके इधर पे क्या होता है? बैटरी रहती है। ये बैटरी में इस तरीके से ये प्लेट्स लगी रहती हैं, लेड की प्लेट्स लगी रहती हैं। ये लेड की प्लेट होती हैं, पीबी लेड प्लेट्स हैं, और इनमें लेड PbSO4 भरा है। तो जब ये क्या करता है, इन्वर्टर का काम क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रही है। ये इलेक्ट्रिक करंट को इन्वर्टर क्या करता है? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ये इन्वर्टर क्या करता है? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग। क्या बोलते हैं? चार्जिंग। जब अपना इन्वर्टर चार्ज होता है तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट हैगा ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया, केमिकल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो गया। अब जब लाइट चली जाती है तो फिर से ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज का अध्ययन हम लोग जिस विज्ञान के अंदर करते हैं, यानी केमिस्ट्री की ब्रांच, जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी दोज ब्रांच ऑफ साइंस, those branch of chemistry in which we study about
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, या क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है ना? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैंगे जिनको अपन लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहलाते हैं? यानी ऐसे सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम देखें, जैसे नमक है, नमक NaCl, नमक को अगर हम पानी में घोलें, ये वाटर है, वाटर ले लिया तो नमक को पानी में घोल दिया तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। यानी ऐसे सब्सटेंस जिन्हें पानी में घोलने पर जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएं, उन्हें हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स या वैद्युत अपघट्य पदार्थ। यानी वे पदार्थ जो पानी में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब कह सकते हो कि सर क्या पानी में क्या सारी चीजें, पानी में ही सारी चीजें घुलेंगी? नहीं, पानी के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें अरे ये सब चीजें घुल सकती हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा ये बोल सकते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर अपने आयनों में डिसोसिएट हो रहे हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहोगे। अब आप कहोगे सर नमक केवल पानी में ही घुलता है क्या? नहीं, नमक पानी में नहीं घुलता है। यानी आप ये बोल सकते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा दो सब्सटेंसेस को, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि दो पदार्थों को अगर आप लोग रगड़ें तो एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिवली चार्ज, जिससे उनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जैसे ये दो चार्ज हैं, ये दो सब्सटेंस हैं, ये दो सब्सटेंस हैं, इन्हें अपन लोग आपस में रगड़ें तो एक सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा। अगर इन दोनों चार्जेस को थोड़ा दूरी पर रखें, मान लो r दूरी पर रखें, तो इनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जैसे अपन लोग बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द K। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो पानी के लिए K का मान 82 होता है, वाटर के लिए K का मान क्या होता है? 82 होता है। वाटर का मान, K का मान ज़्यादा है, K का मान मोर है, तो F का मान क्या होगा? कम होगा, लेस होगा। इसलिए पानी में जैसे ही इस इलेक्ट्रोलाइट को घोलेंगे तो ये इसके लिए चूंकि K का मान पानी के लिए कम होता है, तो इनके बीच में F का मान क्या होगा? कम। इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, और ये क्या होगा? पानी में घोलने पर टूट जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अपन देखते हैं हवा में ये नहीं टूटते हैं। तो हवा के लिए 1/K, K का मान हवा के लिए क्या होता है? 1 होता है। K का मान कम है तो F का मान ज़्यादा होगा।
इसलिए नमक हवा में नहीं टूटता है, लेकिन नमक को पानी में डाल दें तो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए K का मान ज्यादा होता है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युत स्थिरांक वाटर के लिए, या इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोर होता है, ज्यादा होता है। यानी ऐसे सब्सटेंस जो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले या उच्च परावैद्युत स्थिरांक वाले विलायकों में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघटित पदार्थ कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो 100% अपने आयनों में टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो 100% ना टूटे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लोग देखते हैं क्या, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या आएगा? जैसे ये एक HCl की एक बूंद है, इस HCl की एक बूंद में HCl के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इसको पानी में घोला, ये पानी में घोलने पर 100% डिसोसिएट हो गए, यानी पूरे के पूरे, यानी 3 HCl के मॉलिक्यूल थे, 3 HCl के मॉलिक्यूल इसमें टूट गए, तो ये 100% आयनाइज हो गया। तो जो 100% आयनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी पूरे के पूरे टूट गए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या आएगा? जैसे मान लो ये CH3COOH है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसको पानी में घोला और वो तीनों के तीनों अपने आयनों में ना टूटे, केवल CH3COOH एक और ये एक अपने आयन में टूट जाए, बाकी के 2 नहीं टूटे, पूरे के पूरे नहीं टूटे, तो ये क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो नॉट डिसोसिएट 100% आयनाइज्ड, नॉट डिसोसिएट 100%, नॉट डिसोसिएट 100% आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर। थोड़ा सा इसका आज मैंने इंट्रो दिया है, आप कल फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार।